हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, हियरिंग एम्पेयरमेंट, अंडरस्टैंडिंग हियरिंग लॉस एंड एनाटॉमी ऑफ एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशन है ये वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, दैट इज़ वाई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव। इंट्रोडक्शन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग। सो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है फर्स्ट, जहाँ पर डेफिनेशन दी है, बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ अ कंडीशन वेयर पर्सन हैज़ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग, पार्शियल एंड अ कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग। यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड का मीनिंग क्या होता है? हियरिंग इम्पेयर्ड मीन्स अ पर्सन हैज़ पार्शियल और कंप्लीट डिफिकल्टी इन हियरिंग साउंड। इट मे रेंज फ्रॉम माइल्ड हियरिंग लॉस टू प्रोफाउंड। दैट मीन्स जो हियरिंग लॉस है वो या तो प्रोफाउंड हो सकता है, बिल्कुल ही मतलब जिसे बिल्कुल ही ना सुनाई देता हो, या फिर माइल्ड हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम सुनता हो, या फिर प्रोफाउंड होगा, बिल्कुल ही ना सुनता हो। इट इंक्लूड्स बोथ हार्ड ऑफ हियरिंग एंड डेफ। यानी कि जब हम देखेंगे कि भाई हार्ड ऑफ हियरिंग क्या है और डेफ क्या होता है, अब इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि दो तरीके से क्लासीफाई, मेनली क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स। तो फर्स्ट वन इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग एंड नेक्स्ट वन इज़ डेफ। आगे देखते हैं। अब हार्ड ऑफ हियरिंग एंड हु इज़ डेफ, ये वाला देख लेंगे अब हम लोग कि क्या है। हार्ड ऑफ हियरिंग इंडिविजुअल कैन यूजुअली हियर सम साउंड विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड्स और कॉक्लियर इम्प्लांट। With deaf individuals have severe to profound hearing loss and often use sign language for communication. Basically जो हार्ड ऑफ हियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो कौन से होते हैं? इन्हें यूजुअली ये छोटी मोटी साउंड सुन लेते हैं, ठीक है। दे कैन अंडरस्टैंड द स्पीच विद द हेल्प ऑफ, मतलब अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझ लेते हैं, और हियरिंग एड्स की हेल्प से, खास करके जैसे कि आपने हियरिंग एड्स देखे होंगे उनकी हेल्प से, कॉक्लियर इम्प्लांट्स की वजह से ये आराम से सुन सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट है उसकी वजह से, आपने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट बच्चों के कान में लगाया जाता है या फिर अंदर भी इम्प्लांट होता है और आगे एक मशीन लगी होती है, उसे हियरिंग एड्स कहते हैं। जो आपको एक विजिबली एक मशीन दिखती होगी, बहुत सारे बच्चे, आपने इस वीडियो के जब थंबनेल देखा होगा उसमें एक बच्चे के कान पे मशीन लगी हुई थी, उसे कहते हैं हियरिंग एड्स। कॉक्लियर इम्प्लांट जो होता है वो ऑपरेशन के थ्रू होता है, अंदर एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस, जिससे साउंड को थोड़ा बढ़ाया जाए, एम्प्लीफिकेशन हो ताकि स्टूडेंट्स आराम से उसे सुन सकें, जो कि हार्ड ऑफ हियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्पीच को या फिर साउंड को बहुत आराम से सुन सकें, उसके लिए एम्प्लीफिकेशन जो डिवाइसेस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ओके। अब हु आर डेफ, अब डेफ कौन होते हैं वो देख लेते हैं, जिन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बहरा कह देते हैं या फिर जिसे सुनाई ही ना देता हो। हैज़ सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, या तो इन्हें सीवियर बहुत ज़्यादा बुरा, या फिर प्रोफाउंड बिल्कुल ही इन्हें ना सुनाई देता हो। ऑफन डिपेंड्स ऑन साइन लैंग्वेज, विजुअल कम्युनिकेशन, डेफ कल्चर एंड कम्युनिटी। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो आप प्लीज़ एक बार इसे इग्नोर करना, या फिर मैं इसे बाद में सही कर दूँगी, मे बी गलत हो गई होगी मुझसे टाइपिंग के टाइम पे। सो विजुअली कम्युनिकेशन और साइन लैंग्वेज पे ये जो डेफ स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं, याद रखना। साइन लैंग्वेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि ये चीज़ों को देखकर या पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ओके। और इनके लिए वीडियोस के अंदर कैप्शंस भी दिया होता है ताकि आराम से पढ़ लें। अगर इन्हें नहीं सुनाई दे रहा होता वीडियोस में तो ये क्या करते हैं, ये आराम से उन कैप्शंस को पढ़कर मीनिंग वो अपना डेवलप कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं एक बार फटाफट। टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है? Types of, now let us understand the different types of hearing impairment. The first type of hearing impairment these individual have, सबसे पहले hard of hearing। hard of hearing में क्या है? These types of individuals some usable hearing and can understand speech with hearing aid और amplification devices। हार्ड ऑफ हियरिंग के स्टूडेंट्स आराम से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है, या तो साउंड को थोड़ा सा अबव करा जाता है, मतलब नॉर्मल लोगों की साउंड के लेवल से आप थोड़ा सा साउंड अप रखोगे तो इन्हें सुन जाएगा। ये हार्ड ऑफ हियरिंग है, यानी कि इन्हें मुश्किल है बस सुनने में। फिर डेफ है, ठीक है। डेफ होते हैं जिन्हें मतलब बहुत ही कम है। दीज इंडिविजुअल हैव सीवियर और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, या तो इन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर या फिर प्रोफाउंड है, यानी कि बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता। ये बेसिकली साइन लैंग्वेज और विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि ये साइन लैंग्वेज और विजुअल
विजुअल कम्युनिकेशन पर ये डिपेंड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद माइल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस, सीवियर हियरिंग लॉस, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइप। अभी आपको नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें आपको इन सब के बारे में, यानी कि माइल्ड हियरिंग लॉस क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, सीवियर एंड प्रोफाउंड, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। एज द डिग्री ऑफ लॉस ऑफ इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन बिकम मोर डिफ़िकल्टी, जैसे जैसे इन सब की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हियरिंग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है, माइल्ड से मॉडरेट पर, मॉडरेट से सीवियर पर, सीवियर से प्रोफाउंड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है और कैसे इसे एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों ने कैसे इन्हें डिवाइड किया हुआ है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाउंड में। बेसिकली एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो हियरिंग का लेवल ऑफ चार्ट है, ये ऑडियोग्राम कहते हैं इसे। क्या होता है, ये ऑडियोग्राम होता है जो फ्रिक्वेंसी पिच पर हर्ट्स में दिखाता है इस साउंड को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये डेसिबल है। डेसिबल क्या होता है, ये हमारी सुनने की, मतलब हम किसी की हियरिंग जो लेवल है, इंटेंसिटी, उसको डेसिबल में मेजर करते हैं और हर्ट्स साउंड होती है, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर लेफ्ट आई को यहाँ पर एक उससे दिखाया गया फ्रीक्वेंसी, उससे ग्राफ से। अभी ध्यान रखो स्पीच साउंड रेंजेस। अब यहाँ स्पीच साउंड रेंज दिखा रखी है 20 to 60 dBHL दिखा रहा है हियरिंग लेवल। हियरिंग लॉस इज मेजर्ड इन डेसिबल हियरिंग लेवल और dBHL। ये dBHL इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि हम हियरिंग लॉस को dBHL में मेजर करते हैं। तो नॉर्मल जो हियरिंग है वो क्या होती है, -10 to 20 डेसिबल हियरिंग लेवल। नो डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, हियर सॉफ्ट साउंड ईजीली। ये ध्यान रखना, इनको ईजीली सॉफ्ट साउंड जो है वो सुन जाएंगे। उसके बाद माइल्ड एंड हियरिंग लॉस 26 to 40 डेसिबल में सॉफ्ट स्पीच साउंड, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हल्की सी माइल्ड होगी। डिफ़िकल्टी इन नॉइजी प्लेसेस, इनको नॉइज़ प्लेस पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मॉडरेट में भाई अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मेस पीपल टू रिपीट, ज़्यादातर ये लोग क्या कहेंगे, पीपल्स को रिपीट करने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे, पीपल को कहेंगे रिपीट करो, क्या क्या करके ऐसे मतलब बार बार आवाज़ करते हैं ये लोग ज़्यादातर। फिर उसके बाद मॉडरेट एंड सीवियर हियरिंग लॉस, मॉडरेट और सीवियर में 56 to 70। आप इसके नोट्स बना लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा लिखने में कि कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक किस में आता है। अंडरस्टैंड लाउड एंड स्पीच ओनली, जब कोई तेज़ आवाज़ करके बोलेगा जब ही इन्हें समझ आएगा। और हियरिंग एड्स की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, देखो आपने यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा। सीवियर हियरिंग लॉस, अब भाई सीवियर हियरिंग लॉस क्या होता है वो देखो, 71 to 90। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, आप प्रीवियस पेपर्स उठाकर देखोगे उसमें लिखा हुआ आएगा सीवियर हियरिंग लॉस क्या होता है। माइल्ड पूछ लिया जाएगा और नॉर्मल पूछा जाता है, ये 3 याद रख लेना, नॉर्मल, मॉडरेट टू सीवियर एंड प्रोफाउंड वाला भी पूछा जाता है। नीड स्ट्रॉन्ग एम्पलीफिकेशन, इन्हें एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड वेरी लाउड स्पीच ओनली, स्पीकर वगैरह में जो सुनाई देता है ये बस वही सुन पाते हैं जो बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं। प्रोफाउंड, जिसे कुछ भी ना सुनाई देता हो, मे नॉट हियर इवन अ लाउड साउंड एज रिवील्स अ विजुअल कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने अकॉर्डिंग इसके नोट्स बना लेना। बाकी आगे नोट्स के फॉर्म में भी मैंने इसके बारे में दिया हुआ है, इसमें नहीं है, नेक्स्ट वाले में है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर सारी चीज़ें कि dBHL की रेंज कौन सी है, हियरिंग लेवल कौन सा है और इफ़ेक्ट, सारी चीज़ें कर लेना। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। एक और चीज़ है, देखो पीछे यहाँ लिखा है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशंस कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो हियरिंग इम्पेयर्ड है या फिर सुनने में प्रॉब्लम है उसे, तो ये हमारे लिए बहुत सही चीज़ है। क्यों, अगर स्टार्टिंग में ही मालूम पड़ जाएगा तो क्या होगा, हम आराम से उसको अर्ली इंटरवेंशन दे पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, टाइम के साथ हम उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये देखते हैं कि कैसे कैसे अप्रोप्रिएट सपोर्ट और इंटरवेंशन दी जा सकती है अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाए स्टूडेंट का तो। अब यहाँ एनाटॉमी ऑफ द ईयर, ये देखो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। टू अंडरस्टैंड हियरिंग इम्पेयरमेंट वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। अगर हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ना है तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। सो बेसिकली ईयर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, देयर आर द 3 पार्ट्स इन द ईयर। फर्स्ट वन आउटर ईयर एंड मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। द आउटर ईयर कलेक्ट द साउंड, देखो अब ये ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर मैं लाइन खींच रही हूँ एक ऐसे ऐसे, दिख रहा होगा ये, हाँ।
ये हमारा आउटर ईयर है, ये कौन सा हमारा आउटर ईयर है, ये हमारा मिडल ईयर है और ये हमारा इनर ईयर है. सो हियर आर द 3 पार्ट्स. बेसिकली आउटर ईयर का काम क्या होता है, टू कलेक्ट साउंड वेव्स. थर्ड वाले का काम होता है उसको एम्पलीफाई करना साउंड की जो वाइब्रेशंस होती हैं. इनर का काम क्या होता है, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑडिटरी कैनाल्स के थ्रू ब्रेन तक भेजना. अभी मैं इस वाली पूरी इमेज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी आपको. ओके, लेट्स मूव फर्दर. बाकी एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन आगे इंडिविजुअल स्लाइड्स में भी बताया हुआ है. आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर. ठीक है, लेट्स मूव. पहला है हमारा आउटर ईयर. आउटर ईयर के अंदर क्या है, लेट अस लुक क्लोजली एट द आउटर ईयर फर्स्ट. देखो एक ध्यान से, पहले एक चीज़ समझ लो, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको मत लिखना. ठीक है, अगर हम स्पेशल एजुकेटर की उससे देखें तो ये वाला जो लिखा हुआ है ये भाई अलग है, मतलब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये और एक और चीज़ है, 1 सेकेंड मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखा देती हूँ. प्रीवियस स्लाइड में जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ है जो हमारे लिए यूज़फुल है. ठीक है, देखो हमें ये याद रखना है कि ये पिन्ना है जिसे ऑसिकल कहते हैं, ऑरिकल सॉरी. फिर उसके बाद ये ईयर कैनाल है. ईयर कैनाल इसको कहा जाता है, दिख रहा है, ये ईयर कैनाल है. और ये पिन्ना है. पिन्ना वो एरिया होता है जहाँ जिसे हम पकड़ के आराम से, मतलब जैसे कान मोड़ती हैं टीचर्स, ये वो वाला पार्ट है पिन्ना. ठीक है, ईयर कैनाल ये होती है, दिख रही होगी. ऑडिटरी कैनाल कहते हैं इसे, स्पेशल एजुकेटर की साइंस की लैंग्वेज से ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है. आगे देखते हैं. सो अब आपको क्या करना है, इसको ना याद रख के आपको याद रखना है कि ये क्या है, पिन्ना, PINNA. पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. पिन्ना का काम क्या है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करता है. और ये जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है, ये क्या है, हमारी ईयर कैनाल, इसे ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है. ये ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, इसका काम ये ऑडिटरी कैनाल भी है. अब पिन्ना collects sound from environment. The ear canal carries these sound waves to eardrum. Although the outer ear looks simple, it is the first and very important step in hearing because it collects sound into the ear. एक ध्यान रखो, ये वाला जो ईयर बाहर का हमें दिखाई देता है ये नॉर्मल है, लेकिन इसका काम क्या है, सारी जो साउंड वेव्स है उसको इकट्ठा करके आप क्या कर रहे हो, अंदर की तरफ भेज रहे हो. जितनी भी साउंड वेव्स और वाइब्रेशंस हैं वो कहाँ जा रही है, अंदर, इधर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ ट्रैवल करेंगे अंदर की तरफ. उसके बाद ये होता है हमारा ईयर ड्रम. क्या होता है ये ईयर ड्रम है. ईयर ड्रम बहुत पतली सी झिल्ली का होता है, बहुत पतली सी, एकदम बहुत ही पतली सी स्किन होती है, बहुत ही मतलब लाइक बहुत ही पतली सी स्किन होती है. और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है साउंड को एम्पलीफाई, मतलब इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है. इट इज़ अ थिन डोम शेप मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स इट्स रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स एंड सेपरेट द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर. हाँ, और इसका काम होता है आउटर ईयर और मिडल ईयर को अलग करने का काम भी होता है. ईयर ड्रम का काम क्या काम होता है, आउटर ईयर और मिडल ईयर को अलग करने का. और ये बहुत पतला होता है, कहते हैं ना कान का पर्दा है, तो वो कान का पर्दा यही होता है, ईयर ड्रम. ठीक है, आगे देख लेते हैं. आई होप आपको इतना समझ आएगा. आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, पहला याद रखना है ये आउटर ईयर है हमारा, इसे पिन्ना कहा जाता है जो हमें विजिबल होता है. ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल है, इसे ईयर कैनाल भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. फिर उसके बाद ईयर ड्रम है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है या कान का पर्दा भी कहते हैं इसे. आगे देखते हैं. अब हम आ जाते हैं मिडिल ईयर पर. मिडिल ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मिडिल ईयर में होता क्या क्या है, द मिडिल ईयर कंटेन्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम. पहले ही बात देख लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड. इट कंटेन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं. ठीक है, मेम्ब्रेन, 3 टाइनी बोन्स, यहाँ पर 3 टाइनी बोन्स भी हैं, 1 2 और 3. ये 3 टाइनी बोन्स हैं, बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं यहाँ पर. इन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है, ऑसिकल्स. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल, और उसके बाद आगे ओवल विंडो. अब आगे ओवल विंडो भी है यहाँ पर, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे. और यहाँ पे यूस्टेशन ट्यूब, ये यूस्टेशन ट्यूब्स जो है ये इसका काम भी मैं आपको आगे बताऊँगी क्या होता है. अब ध्यान से सुनो, ये ईयर ड्रम करता है क्या है, स्टार्टिंग से देखते हैं ईयर ड्रम का काम क्या है. ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स रीच इट. जो ये ईयर ड्रम है ना, 1 सेकेंड, ये जो ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है. अभी ना इस वाले मतलब आपको वीडियो में मैंने आगे एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने ऐड किया है, उससे पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. अभी आप ये समझ लो कि इंडिविजुअली सबका क्या काम है. जैसे ही साउंड अंदर की तरफ आएगी ना,
वैसे ही ये हिलेगा, मतलब ऐसे साउंड क्रिएट, मतलब आगे पीछे जैसे पर्दा हिलता है ना वैसे ही हिलता है। जैसे ही हिलेगा वैसे जो हिलने का जो प्रोसेस है, यानी कि थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करेगा, जैसे ये मूवमेंट करेगा वैसे ये मूवमेंट करेगी, उसके बाद वो मूवमेंट इसमें ट्रांसफ़र होगी, फिर वो मूवमेंट फिर इसमें ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, ये तीनों ही जो बोन्स हैं ये फिर अपनी अपनी जगह पर मूव करती हैं, मेलिस, इंकस और स्टेपिस। अब ये ध्यान रखना, ये जो स्टेपिस है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। ठीक है, ये जो जितनी भी बोन्स हैं इनका काम क्या है, ये जो साउंड अंदर आ रही है इसको एम्पलीफाई करने का काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा कर देने का काम है और यहाँ तक भेजने का काम है इसका। अटैच टू ईयर ड्रम ट्रांसमिट वाइब्रेशन इनटू इंकस, ये इंकस के पास भेज रही है, इनकस का काम है यहाँ भेजना स्टेपिस के पास। और स्टेपिस क्या करेगी, ये जो ओवल विंडो है ईयर की, जो इनर ईयर की जो विंडो है यहाँ पर उस वाइब्रेशन को सेंड कर देती है। ठीक है, इतना समझ आया? आई होप इतना समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या देखो, मेलिस और इंकस वाइब्रेशन पास देम टू इनर ईयर। द यूस्टेशियन ट्यूब, देखो ये ई जो है यहाँ पर साइलेंट है, ध्यान रखना, ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो बैलेंस करती है एयर प्रेशर को बोथ साइड में। ये जो ट्यूब है दिख रही है, ये यहाँ पर और यहाँ का जो प्रेशर है उसको बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, बोथ साइड ईयर ड्रम के। विदाउट द मिडल ईयर साउंड वाइब्रेशन कैन नॉट बी ट्रांसमिट इफेक्टिवली। अगर ये मिडल ईयर नहीं होगा, ध्यान रखना, अगर मिडल ईयर नहीं होगा तो क्या होगा, जो साउंड वेव वो ठीक से आगे ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगी, जो साउंड है वो यहाँ रह जाएगी और इससे आगे यहाँ तक, यानी कि 1 सेकेंड मैं दूसरा गला यूज़ कर लेती हूँ, उससे पता चल जाएगा आपको। यहाँ से अगर ये साउंड यहाँ तक पहुँचानी है तो आपको ये वाला एरिया चाहिए ही होगा, इसके बिना ये साउंड यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं, ये ध्यान रखना। चलो आगे देख लेते हैं, आप ये चीज़ लिख लेना अपनी नोटबुक में, अदरवाइज़ पिक्चर तो है ही। उसके बाद आज हम आगे आ जाता है इनर ईयर पे। इनर ईयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हियरिंग। इट कंटेन्स द कॉक्लिया, हेयर सेल्स, वेस्टिबुलर सिस्टम एंड ऑडिटरी नर्व्स। अब देख लेते हैं, देखो क्या क्या है। पहला है ये ओवल विंडो, दिख रही होगी आपको, ये अलग है, ओवल विंडो है, इसको अलग छोड़ देते हैं। ये सारी की सारी वो जो हमने पढ़ी थी, इसको 1 सेकेंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉक्लिया है, दिख रहा है, ये कॉक्लिया है, पिक्चर भी दिख रखी है आपको। ये एक स्नेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, स्नेल्स टाइप स्ट्रक्चर। एक चीज़ बता रही हूँ आपको, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि स्नेल्स टाइप स्ट्रक्चर किसका होता है, तो ऑप्शन में कॉक्लिया दिया होता है, तो आपको कॉक्लिया ही टिक करना है क्योंकि इसी का स्ट्रक्चर कैसा है, स्नेल टाइप स्ट्रक्चर है ये। स्पेरिकल मतलब स्पाइकल, एकदम नाक के जैसे स्ट्रक्चर होता है। फिल्ड विद फ्लूइड, एक चीज़ समझो, इसके अंदर ना कुछ फ्लूइड होते हैं, क्या होता है, लिक्विड टाइप का होता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड टाइप का होता है। और इसके अंदर ना सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स, छोटे छोटे जो टाइनी हेयर्स होते हैं इसके अंदर। जब स्टेपिस के थ्रू अंदर जाती है साउंड वाइब्रेट होकर, तो ये जो है ऐसे करके इसके अंदर तक जाएगी, वो साउंड इसमें आएगी। और इसमें आने के बाद क्या होगा, इसमें आने के बाद वो जो फ्लूइड है, जैसे आपने बचपन में पानी में पत्थर डाला होगा तो पानी क्या होता है, वो धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलता जाता है, देखा होगा आपने। सेम ऐसे ही जो साउंड का जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ फैलेगा और इससे जो इसके अंदर के हेयर्स होंगे ना, वो क्या करते हैं, वो साउंड को क्रिएट करते हैं और हमारी ब्रेन तक क्या भेजते हैं, साउंड वेव्स भेजते हैं, ताकि क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उस साउंड के थ्रू पूरे मैसेज को कन्वर्ट करते हैं कि आपने क्या सुना। The cochlea is a spherical shaped organ filled with fluid. Inside the cochlea, tiny hair cells convert mechanical vibration into the electrical nerve signal. These signals travel through the auditory nerves to brain. Vestibular system is responsible for maintaining body balance. अब देखो vestibular balance क्या होता है, ये देखो, ये वाला एरिया दिख रहा है, जो कॉक्लिया है ना, वो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने के भी बहुत ज़्यादा काम आता है। हम लोग खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं आराम से, क्यों चल पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने के वेस्टिबुलर जो नर्व्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है यहाँ पर। अगर हमारी कॉक्लिया में या फिर वेस्टिबुलर जो सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम आ जाए, कॉक्लिया में या वेस्टिबुलर नर्व्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। मोस्ट ऑफ दी लोगों को जब चक्कर आ रहे होते हैं कान में, अगर वो लोग फॉर एग्जांपल किसी भी ईएनटी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो और कान की सफाई कराते हो या कान में कुछ भी कराने लग जाते हो, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको डॉक्टर मना कर दे कि उठना मत अभी, क्योंकि आपको चक्कर आएंगे। वो चक्कर इसीलिए आते हैं क्योंकि आपके जो कॉक्लिया में उस टाइम पे एक तरह से वाइब्रेशन होती है और वेस्टिबुलर नर्व्स भी इफेक्ट होती हैं उससे। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, बाकी आगे देख लेते हैं। देखो ये वाला है, इसको लिख लेना आप अपनी नोटबुक में। आउटर ईयर में क्या क्या आता है, मिडिल ईयर में क्या क्या आता है,
पिन्ना, ईयर कैनाल। फंक्शंस क्या होते हैं? कलेक्ट साउंड और डायरेक्ट साउंड टू ईयर ड्रम। मिडिल ईयर का काम क्या होता है? मिडिल ईयर में क्या क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स में 3 बोन्स होती हैं और यूस्टोशियन ट्यूब होती है। इनर ईयर में कॉक्लिया, हेयर सेल, स्केला वेस्टिबुलर। ये मत लिखना प्लीज़, ये रहने देना, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। हाँ, ये पूछा जाएगा, और वेस्टिबुलर सिस्टम और ऑडिटरी नर्व्स, ये आप रहने देना, ये मत लिखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लिख लेना। चलो आगे देख लेते हैं एक बार। आई थिंक आगे वो दे रखा होगा वीडियो। When a sound enters your ear and hits the eardrum, it causes it to vibrate. These vibrations travel through this little hammer-like bone, which makes the sound louder. Then they reach a snail-shaped, fluid-filled organ with thousands of microscopic hairs. The vibrations cause the fluid in this organ to move around, and as it moves, the tiny hairs convert the motion into electrical signals. These signals are sent to the brain through a nerve, where finally they're interpreted into sounds. हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू एक चीज़ समझ ली कि कैसे हमारी पूरा का पूरा जो ईयर सिस्टम है, यानी कि जो एनाटॉमी है ईयर की, वो कैसे वर्क करती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। साउंड वेव्स आउटर ईयर तक जाती है, आउटर ईयर कैनाल के थ्रू, ईयर ड्रम के थ्रू अंदर भेजती है। ईयर ड्रम का काम है तीनों बोन्स को वाइब्रेशन में लेकर आना या मूवमेंट कराना। फिर उसके बाद ओवल विंडो के थ्रू वो कॉक्लिया के अंदर जा रही है। फिर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हम क्यों कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद कॉक्लिया जो है उसके अंदर जो हेयर सेल्स है, मैंने आपको बताया था कॉक्लिया के अंदर लिक्विड है, और लिक्विड हेयर सेल्स जो हैं वो मूवमेंट करेंगी, और जैसे वो मूवमेंट करेंगी तो वो जो हेयर सेल्स हैं वो एक करंट यानी जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक प्रोसेस करती है। और जो ब्रेन है फिर उसके बाद उसे आराम से समझ कर हमें बता देता है कि क्या आपने साउंड सुनी और वो साउंड आई कहाँ से। आपको एक चीज़ समझ आती होगी कि साउंड कहाँ से क्रिएट हो रही है। आपके पीछे से साउंड आ रही है, आगे से आ रही है, दूर से आ रही है, पास से आ रही है। वो भी डिफ्रेंसिएशन आप तभी कर पाते हो जब आपको पता होता है कि वो साउंड कितनी दूर से आ रही है। तो वो काम भी हमारी ईयर का ही होता है और वो ब्रेन प्रोसेस करता है लास्ट में। इतना समझ आ गया? आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी तरह की कोई आपको लगता है कि चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या फिर मतलब कुछ करने की ज़रूरत है, कोई सजेशन है, कुछ भी है, एडवाइस है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।